गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को करंट अफेयर के सीरीज में स्वागत है। आज 7 जून 2023 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और कुमार गौरव सर का ये रिवीजन क्लास है। क्वेश्चन नंबर 1 में भारत ने किस देश के साथ नौसेना के साथ एकता अभ्यास प्रारंभ किया है? तो एकता के बारे में पहले बात करते हैं। तो एकता बंदरगाह बनाया गया है, भारत के द्वारा बनाया गया है और कहाँ बनाया गया है? मालदीव में। मालदीव देश है, भारत के सबसे दक्षिण साइड में देश है। एक इसके द्वारा बनाया गया है राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा। अब बात करते हैं एकता अभ्यास। एकता अभ्यास ये नौसेना, भारत की नौसेना और मालदीव की नौसेना के बीच ये अभ्यास हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हिंद महासागर में। और जो भी अभ्यास हिंद महासागर में होता है वो हमेशा चीन की प्रति संतुलन करने के लिए होता है, चीन को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो एकता अभ्यास नेवी जो नौसेना का है भारत और मालदीव के बीच हो रहा है। ये 6ठा संस्करण है, इससे पहले 5 और हो चुके हैं। हिंद महासागर में हो रहा है, चीन की प्रति संतुलित करने के लिए ये हो रहा है, चीन को कंट्रोल करने के लिए। इसी प्रकार से इकोवेरिन अभ्यास की बात करें तो भारत और मालदीव के बीच ये भी अभ्यास होता है। अब 8 डिग्री चैनल जो है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी जान लेते हैं। तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मनिकाय और मालदीव के बीच के चैनल है। 9 डिग्री चैनल कावरती और मनिकाय के बीच का चैनल है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग के बीच का ये चैनल है। मनिकाय और मालदीव, मनिकाय और कावरती ये लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है, भारत का लक्षद्वीप समूह, ये 2 अलग अलग द्वीप है, एक लक्षद्वीप द्वीप समूह में आते हैं। अब हम लोग ललन टाउन प्रश्न भी आज बात कर लेते हैं। तो अभ्यास के बारे में, कोकन अभ्यास 2023 किसके किसके बीच हुआ? भारत और यूके के बीच। वरुण अभ्यास 2023, वरुण कहे या शक्ति कहे या गरुड़ कहे या फ्रिंजेक्स कहे, ये सारे अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होते हैं। गरुड़ शक्ति अभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। सिलिनेक्स अभ्यास, सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच होता है। सूर्य किरण अभ्यास ये भारत और नेपाल के बीच होता है। और धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। ये प्रमुख अभ्यास है जो भारत इंटरनेशनल लेवल पे अभ्यास करता है, उसके बारे में है। और है सबसे लास्ट बांगो सागर या संप्रीति, 2 अभ्यास है जो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अरब सागर में हाल ही में बनने वाले चक्रवात बिपार्जियो का नाम किस देश द्वारा किया गया? जो भी चक्रवात आते हैं उनको कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाता है। तो अभी जो भारत में अरब सागर में एक चक्रवात आ रहा है जिसका नाम है बिपार्जोय चक्रवात, ये अरब सागर में आ रहा है। गुजरात के पोरबंदर के पास निम्न वायुदाब बना रहा है। जो गुजरात के जानते हैं कि गुजरात साइड में यहाँ पे अरब सागर है, तो वहीं पे पोरबंदर के पास ये निम्न वायुदाब बना रहा है। और हमेशा मानसून जो है, जो हवा है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहता है। तो जहाँ निम्न वायुदाब बनेगा वहाँ पे चक्रवात आएगा, वायु आएगा, मानसून आएगा। तो गुजरात के पोरबंदर के पास निम्न वायुदाब बन रहा है। इसका जो बिपार्जोय चक्रवात है, इसका नामकरण कौन किया है? बांग्लादेश, जिसका अर्थ है विपत्ति या आपदा। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय मानसून की बात करें तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवा है, इसी से आते हैं भारत में मानसून। इस चक्रवात के कारण क्या हो रहा है? पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि अरब सागर में जल्दी चक्रवात बनते नहीं हैं, बनते हैं तो बंगाल के खाड़ी से होकर के लौटती हुई मौसमी के रूप में ये भारत पर ज़्यादा वर्षा कराता है। लेकिन ये चक्रवात अरब सागर में बन रहा है तो ये पश्चिमी घाट की ओर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, इसलिए इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है भारत पर। अश्विनी चक्रवात, अश्विनी चक्रवात का नामकरण किसने किया था? श्रीलंका किया था। मोचा चक्रवात का नामकरण कौन किया था? अमन। अमन जो है ये हाल ही में किया है, लगभग 4-5 दिन पहले मोचा चक्रवात आया था, उसका नामकरण यमन किया था। ये किसके नाम पर किया था? मोचा उसका एक शहर का नाम है, उसके नाम पर। विली विलियम्स कहाँ का चक्रवात है? ये ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात है। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी चक्रवात को विली विलियम्स कहा जाता है। अल-नीनो का भारतीय मानसून का प्रभाव, ये अल-नीनो भी एक चक्रवात है जो भारतीय मानसून पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ाता है, नेगेटिव इफेक्ट देता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया? ये एक देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। तो इसके बारे में बात करते हैं। ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, येलो स्टार से आप याद रख सकते हैं सूरीनाम देश का है। किस देश का है? सूरीनाम। इसका सर्वोच्च सम्मान है, ये भारतीय राष्ट्रपति को दिया गया है जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। ये पहले ऐसे भारतीय हैं जिनको मिला है, इससे पहले ये कभी भी ये सम्मान नहीं दिया गया था। प्रदानकर्ता कौन है? वो मतलब अवार्ड कौन दे रहे हैं? सूरीनाम के राष्ट्रपति जिसका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, वो दे रहे हैं। अब कुछ तथ्य बात कर लेते हैं। 17वीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन हिंदी सम्मेलन, 17वीं प्रवासी भारतीय हिंदी सम्मेलन
2022 जो हुआ था वो मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ था। उसी समय चीफ गेस्ट के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं वो आए थे। 2023 में जो ये सम्मेलन हुआ उसका कौन थे चीफ गेस्ट? तो गुयाना का राष्ट्रपति थे। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को मिला है सर्वोच्च अवार्ड, उसी प्रकार से पीएम मोदी को भी मिला है कुछ कुछ सर्वोच्च सम्मान के रूप में। वो कहाँ कहाँ मिला है? पापुआ न्यू गिनी ये देश में मिला है और एक फिजी में मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। सूरीनाम की बात कर लें तो सूरीनाम है, इसका राजधानी परामरीवा है और ये साउथ अमेरिका का एक देश है। साउथ अमेरिका महाद्वीप है उसका एक देश है सूरीनाम, ये आपको ध्यान रखना है। अब ललन टॉप बातें कर लेते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए कौन सा आर्टिकल में लिखा गया? आर्टिकल नंबर 52। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल से होता है? आर्टिकल 54। इसमें निर्वाचन मंडल होते हैं, ये सारे इलेक्टेड होते हैं, एमएलए और एमपी। राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 60। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन हो सकता है किसके अनुसार? आर्टिकल नंबर 57 के अनुसार। उसके बाद राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 35 ईयर्स होना चाहिए, उससे कम रहेगा तो राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? ये उपराष्ट्रपति को देगा, उसके अलावा और किसी को भी नहीं दे सकते हैं। राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश किस आर्टिकल के तहत लगाते हैं? तो ये आर्टिकल नंबर 123, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो राष्ट्रपति त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति सूचना देता है लोकसभा के स्पीकर को। लोकसभा में जो स्पीकर बैठे रहते हैं उनका ये सूचना देते हैं। आपातकाल किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 352। ये तीन प्रकार के आपातकाल लगाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 61। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति पद से कैसे हटाया जाए, उसके लिए बोला गया आर्टिकल नंबर 61 में। लर्न टॉप प्रश्न हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। भारत और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत MV एम्प्रेस से पहली क्रूज सेवा प्रारंभ की गई? तो MV एम्प्रेस की पहले बात करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत है, ये भारत और श्रीलंका के बीच चला है। पहली क्रूज सेवा है भारत के लिए और ये चेन्नई से रवाना हुआ है। कल ये चेन्नई से रवाना हुआ है, कल नहीं 5 जून को चेन्नई से रवाना हुआ है। ये कहाँ जाएगा? हम्बनटोटा पोर्ट या तिरुकोमल्ली पोर्ट, ये श्रीलंका के 2 पोर्ट है। हम्बनटोटा जो ये चाइना को भेज दिया है। तो MV एम्प्रेस के बारे में आप ये याद रख सकते हैं, भारत का ये पहली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पर्यटन पोत है जो भारत से श्रीलंका गया है और ये चेन्नई से शुरू हुआ है जो जाएगा हम्बनटोटा और तिरुकोमली पोर्ट पर जाएगा। ये शुरुआत कौन की है? सर्बानंद सोनोवाल जो जहाज रानी मंत्री हैं। जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ये इन्होंने शुरू किया है। अब कुछ लर्न टॉप बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड। MV गंगा विलास ये भारत के अंदर चलने वाले पहले क्रूज सेवा था जो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक गया था। वाराणसी यूपी में है, डिब्रूगढ़ असम में है। ये लगभग 3200 किलोमीटर का एरिया लंबाई में गया था। दूसरा बात करते हैं, कालादान प्रोजेक्ट कौन देश के बीच शुरू हुआ? तो कालादान प्रोजेक्ट भारत और म्यांमार के बीच शुरू हुआ है। ये भारत पर स्पेशली करके शुरू किया है क्योंकि इससे भारत को उत्तर पूर्वी राज्यों में ज़्यादा कनेक्शन बना रहेगा। ये जहाज का नाम क्या था? लोयान इस जहाज का नाम था, समुद्री रास्ते से जा रहा है। मैत्री पाइपलाइन ये कहाँ पे शुरू हुआ? ये बांग्लादेश में शुरू हुआ है, भारत के द्वारा किया गया है। चाबहार बंदरगाह कहाँ बना है? ईरान में बना है, जो भारत ने बनाया है कराची बंदरगाह को काउंटर करने के लिए। ये सब आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। हाल ही में वित्तीय समावेश के लिए अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया? तो पहले हम लोग जानते हैं वित्तीय समावेश होता क्या है। इसका इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये होता क्या है? ये भारत का कोई भी छोटा से छोटा भी नागरिक जो कतार में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति उस तक बैंकिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देना और बैंकिंग सिस्टम के बारे में अकाउंट खुलाना, ये सारे काम जो होते हैं ना वित्तीय समावेश कहलाता है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? PM जनधन योजना। PM जनधन योजना शुरू हुआ था 28 अगस्त 2014 को, जिसमें 0 बैलेंस अकाउंट खोला गया। लगभग भारत का हर एक व्यक्ति खुलाया इस अकाउंट को, जिससे यह सफल पूर्ण भी रहा। तो वित्तीय समावेश उसी को बोलते हैं जो भारत का हर एक व्यक्ति उसके बारे में जाने। उसी प्रकार से RBI द्वारा अभी अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड शुरू किया गया है। ये कौन किए हैं? RBI का गवर्नर शक्तिकांत दास जो वर्तमान में अभी बने हुए हैं। क्यों किए हैं? वित्तीय सेवा किसी क्षेत्र में कम है तो वहाँ पे पहुँचाना और पहचानना वित्तीय सेवा के बारे में
ये इनका उद्देश्य है। आरबीआई द्वारा 2 और ऐसे ही वित्तीय समावेश चलाया गया था, जो हार्विगर और डच पोर्टल है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड कुछ लर्न टॉप बातें कर लेते हैं। जैसे आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। इसमें ब्रिटिश का साम्राज्य था। आरबीआई का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ये ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर से बना हुआ है इसका चिन्ह। आरबीआई का सबसे पहले गवर्नर कौन थे, तो ये ऑसबर्न स्मिथ थे, क्योंकि उसमें ब्रिटिश साम्राज्य था तो पहले गवर्नर बने थे ऑसबर्न स्मिथ। आरबीआई की स्थापना के लिए आयोग कौन था, किस आयोग के सिफारिश पर यह आरबीआई का स्थापना हुआ था, तो यंग हिल्टन आयोग। देवास नोट प्रेस कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में है। इसी प्रकार से 4 नोट प्रेस है भारत में, मद्रास में है नासिक, वेस्ट बंगाल में है सलबोनी और कर्नाटक में है मैसूर, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, हाल ही में पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की है, तो अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। भारत का पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 2 योजनाएं चलाई गई। तो पर्यावरण मंत्री कौन है, डॉक्टर भूपेंद्र, उनके द्वारा चलाया गया। इस योजना का घोषणा बजट 2023-24 में निकला था, तभी हो गया था। 5 जून से इसका लागू कर दिया गया है। 2 योजना कौन कौन है, पहला है मिष्टी योजना, दूसरा है अमृत धरोहर योजना। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति के लिए लागू किया गया। ये लगभग 9 राज्यों में समुद्री क्षेत्र के जो भी है राज्य, उनमें ये लागू किया गया है। समुद्री क्षेत्र में क्यों, क्योंकि मैंग्रोव वन ज़्यादातर उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है। अब अमृत धरोहर, ये 75 रामसर साइट्स को संरक्षण करने के लिए चलाया गया है। ये 3 वर्ष तक रहेगा। ये रामसर साइट क्या है, ये रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान में 2 फरवरी 1971 के। उसके तहत सारे वीटलैंड है, ये सारे वीटलैंड को संरक्षण करना रहता है। सर्वाधिक रामसर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न, दयालु योजना कहाँ चलता है, ये हरियाणा में चलता है। लाडली बहन मध्य प्रदेश, इनमें क्या होता है कि पर मंथ 1000 रुपया मिलता है। नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश में। पंचामृत योजना ये यूपी में चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्लस्टर पूर्ण विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ किया गया है। क्लस्टर पूर्ण विकास कार्यक्रम महाराष्ट्र में शुरू किया गया। ये सीएम एकनाथ शिंदे इनके द्वारा शुरू किया गया। महाराष्ट्र का अभी सीएम एकनाथ शिंदे है। इस योजना के तहत क्या कहा गया है, ये 1500 हेक्टेयर भूमि में 10,000 घर बनने वाला है। इस योजना के तहत 1500 हेक्टेयर भूमि में 10,000 घर बनेगा। ये एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। एलौरा के कैलाश मंदिर कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है, जो राष्ट्रकूट वंश ने बनाया था, कृष्ण फर्स्ट। राष्ट्रकूट वंश के एक राजा था कृष्ण फर्स्ट, इन्होंने एलौरा के कैलाश मंदिर बनाया था। इसका सबसे खास बात यह है कि ये पहाड़ को काट करके एक मंदिर बनाया गया। औरंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया, संभाजी नगर कर दिया गया, ये महाराष्ट्र में। फर्स्ट विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, ये नागपुर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में के फोन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो के फोन शुभारंभ ये नेटवर्क से रिलेटेड है, केरल में शुरू किया गया है। देश का पहला राज्य है जो खुद का इंटरनेट शुरू किया है। ये इस राज्य का खुद का इंटरनेट है। ये कंट्री देश पे भारत पे डिपेंड नहीं रहेगा, ये खुद अपना इंटरनेट बना रहा है। इंटरनेट बनाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है, के फोन। ये शुरुआत हो गया तिरुवनंतपुरम से शुरू हो गया। के फोन का फुल फॉर्म क्या होता है, के फॉर केरला होता है, एफ फॉर फाइबर, ओ फॉर ऑप्टिकल और एन फॉर नेटवर्क। केरला में फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क को बिछाना ही के फोन कहलाता है। ये योजना निकाला है केरल ने अपना ही खुद का इंटरनेट बनाने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है, 20 लाख लोग फ्री इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, और कम दर में इसको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, हाल ही में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता, महिला एकल वर्ग का खिताब। तो पहले बात करते हैं थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की। ये 23वीं नंबर का हो रहा है, इससे पहले 32 और हो चुके हैं। ये कहाँ हो रहा है, बैंकॉक में। इसमें मेल जो विनर है वो कुलनावुत है, पहली बार जीते हैं, थाईलैंड के ही रहने वाले हैं। और फीमेल विनर में एन से यांग है जो साउथ कोरिया के रहने वाली है। तो फीमेल यहाँ पूछा है क्वेश्चन में, तो ये कौन आंसर क्या हो जाएगा, एन से यांग, साउथ कोरिया के रहने वाली। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए सबरजीत सिंह पटेल का संबंध किस क्षेत्र से था। तो सबरजीत सिंह ये महाभारत में शकुनी मामा का कैरेक्टर को निभाए थे। इनका दूसरा नाम क्या है, गोपी पटेल। इनका हाल ही में निधन हो गया है।
तो ये किन क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? अभिनेता के क्षेत्र से या अभिनय के क्षेत्र से बोल सकते हैं। बहुत ही शकुनी मामा का बहुत ही अच्छा करैक्टर निभाए थे। पूरा महाभारत में जो भी युद्ध होता है इन्हीं के कारण होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर में। तो धन्यवाद, थैंक यू आप सभी को मेरे साथ इसी तरह जुड़ते रहने के लिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कोई भी क्वेश्चन हो तो।